स्टूडेंट वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का अपने इस एजुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सभी टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस का नाम सुनते ही आप सभी डर जाते हैं, लेकिन आज टेंस को मैं इतने आसान ढंग से बताऊंगा कि आपका सारा डर समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं टेंस क्या है। टेंस मतलब होता है काल, समय। मतलब कोई काम वर्तमान समय में हुआ है या पहले हुआ या अभी होगा, इसको हम टेंस के माध्यम से जानते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? काइंड ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम कहते हैं भविष्यत काल। और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। जैसे देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये काम वर्तमान समय में हो रहा है तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। मैं पुस्तक पढ़ा, ये काम हो चुका है तो ये है भूतकाल, पास्ट टेंस। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, ये होगा भविष्यकाल में, तो इसको हम कहते हैं भविष्य टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट टेंस, इसको हम कहते हैं अनिश्चित काल। दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम कहते हैं लगातार काल। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, इसको हम कहते हैं पूर्ण काल। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हम कहते हैं पूर्ण लगातार काल। तो देखिए, इन चारों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगातार वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण लगातार वर्तमान काल। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। तब ये जो काम होता है ये निश्चित नहीं होता, लगातार चलता रहता है। कब विद्यालय जाता हूँ, कैसे विद्यालय जाता हूँ, इसकी कोई जानकारी इस टेंस में नहीं होती है। कंटिन्यूअस टेंस लगातार का, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो विद्यालय में कब तक जाऊँगा, कब से जा रहा हूँ, इसमें कुछ निश्चित है, ये लगातार चलता ही रहता है, कभी ये काम पूरा नहीं होता, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस होता है। फिर होता है परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं विद्यालय जा चुका हूँ। तब जाने का जो काम हो वो पूरा हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। फिर अगला होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। कब से? 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, ऐसा हो सकता है। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से विद्यालय जा रहा हूँ, 4 घंटे से जा रहा हूँ, 10 दिन से जा रहा हूँ, 20 दिन से जा रहा हूँ। तो ये काम पूरा भी होता है और लगातार चलता भी है। इस टेंस को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं, जब हम अनुवाद करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की, उसके बाद होती है वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, मतलब कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है, उसके बाद क्रिया होती है। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। हम जानना चाहेंगे कि वर्ब जो होता है उसके कितने रूप होते हैं। तो उसके मुख्यतः 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन हम यहाँ चौथा, फर्स्ट फॉर्म में होगा गो, सेकेंड में होगा वेंट, थर्ड में गान और चौथा जो रूप होगा उसमें आईएनजी हम जोड़ देते हैं तो गोइंग हो जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, उसके अलावा हम इसका प्रयोग कहीं और नहीं करते। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम केवल परफेक्ट टेंस, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट
टेंस में हम करते हैं। इसके अलावा हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग मतलब क्रिया में आएंगे जोड़ के, उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ किस टेंस में करते हैं। तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस के, तो कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कुल मिला के हम 6 टेंसों में इसका प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम बताया जाता है कि जब प्रेजेंट डिफिनिट टेंस आता है तो उसमें हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो यस और यस का प्रयोग हम किस के साथ करते हैं, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही केवल करते हैं और बाकी किसी के साथ नहीं करते हैं। अब देखिए ये पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो होता है आई होता है और इसका जो प्लूरल होता है वो वी होता है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों ही यू होता है और थर्ड पर्सन में सिंगुलर जो होता है ही माने हुआ है पुल्लिंग, सी माने हुआ है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इट माने यह निर्जीव वस्तुओं के लिए हम प्राय प्रयोग करते हैं। राम ये किसी एक व्यक्ति का नाम हो या वस्तु या स्थान का नाम हो तो वो सिंगुलर होगा। और देखिए प्लूरल क्या है, दे माने वे लोग। राम एंड मोहन, एक से अधिक लोग होंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो एक से अधिक जब लोग होंगे तो प्लूरल होता है, तो वो नाउन ही होता है। आइए जब हम अनुवाद करते हैं तो हमें जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की जो आवश्यकता होती है, तो सब्जेक्ट क्या होता है इसको हम जानना चाहेंगे। सब्जेक्ट जो सब और जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। सब का अर्थ होता है समबडी और जेक्ट का मतलब डूअर। तो समबडी डूअर मतलब कोई काम करने वाला। तो सब्जेक्ट होता है व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। व्हाट एवर इज टोल्ड जब कहा जाता है अबाउट ऑब्जेक्ट मतलब कर्म के बारे में, इन अ सेंटेंस एक वाक्य में, जब वाक्य में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, वो जो वस्तु जो व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय के लिए कुछ कहा जा रहा है तो राम काम करने वाला जो होता है वो राम होता है। तो राम यहाँ पे जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या, सब्जेक्ट कौन कौन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले होता है नाउन। ये जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है। जैसे बुक इज़ ब्यूटीफुल, पुस्तक सुंदर है। तो यहाँ जो बुक है वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो है लेकिन ये नॉन लिविंग है, ये कोई काम नहीं करता। मोहन इज गुड, मोहन अच्छा है। मोहन एक सजीव है, ये कुछ काम कर सकता है, लेकिन यहाँ मोहन इज गुड में ये भी कुछ कर नहीं रहा है। उसके बाद प्रोनाउन हो सकता है, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्रोनाउन हो सकता है। जैसे दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार हैं। तो वे उनके बारे में कुछ बात की जा रही है, तो यहाँ पे दे जो है वो प्रोनाउन है। एवरी वन ऑफ यू विजिटेड द ताज, तुम में से प्रत्येक ने ताज देखा है। तो यहाँ पे एवरी वन जो है वो अब प्रोनाउन है। यू यहाँ पे एवरी वन भी प्रोनाउन और यू भी प्रोनाउन है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समकक्ष जो नाउन का काम करे लेकिन वो नाउन ना हो, उसको हम भी सब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे कि जीरंड, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज़ गुड फॉर, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ स्विमिंग जीरंड जो होता है, क्रिया में हम जब आईएनजी जोड़ देते हैं और वह नाउन की तरफ प्रयोग होता है, सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग होता है, उसको हम कहते हैं जीरंड। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसके बाद इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। जैसे टू वर्क इज़ टू वर्शिप, कार्य में ही पूजा है। तो यहाँ जो टू वर्क जो है वो इन्फिनिटिव जो होता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में के पहले टू हम लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव बन जाता है और वह नाउन का काम करता है। तो ये भी सब्जेक्ट का काम करता है। आइए देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इसको हम कहते हैं कर्म। इट इज़ ए नाउन और प्रोनाउन
विच टेल्स अस द पर्सन और थिंग टू whom द एक्शन ऑफ द वर्ब हैपेंड। तो कर्म क्या है? कर्म वह संज्ञा या सर्वनाम जिस पर कर्ता के कार्य का प्रभाव पड़ता है। जैसे ही सेल्स बाइसिकल्स, वह बेचता है। तो क्या बेचता है? बाइसिकल्स, वह साइकिल बेचता है। तो यहाँ पे बाइसिकल पे कर्ता का प्रभाव पड़ा है। कर्ता जो काम कर रहा है, तो बाइसिकल बेचने का काम कर रहा है, तो यही बाइसिकल जो है वो ऑब्जेक्ट है। आइए देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब, द वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन विच इज डन बाय सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द वर्ब। द वर्ड, वह शब्द, दैट डिनोट्स, जो बताता है, एक्शन, क्रिया, विच इज डन बाय सब्जेक्ट, जो कर्ता के द्वारा किया गया है, इन द सेंटेंस, वाक्य में जो काम कर्ता के द्वारा किया गया है वह बताता है, वे शब्द जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। तो राम कौन सा काम करता है? जाने का काम करता है। तो जाने का काम जो है वो क्या है? वो वर्ब है। राम है यहाँ पे सब्जेक्ट है, गोज जो है वो यहाँ पे वर्ब है, और टू स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। राम गोज टू स्कूल, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, गोज यहाँ पे वर्ब है, और स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हियर गोज इज ए वर्ब, यहाँ पे जो गोज है वो वर्ब है। जब हम किसी भी वाक्य का अनुवाद करते हैं तो उसमें कुछ बातें हमें जाननी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें ट्रांसलेशन सीखने से पहले जाननी चाहिए। वो बातें क्या हैं, आइए हम देखते हैं। हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय शब्दों का जो क्रम होता है वो ज्यों का त्यों हम नहीं रखते हैं। जैसे हिंदी में होगा, मैं एक अध्यापक हूँ। तो मैं एक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है जो एक प्रोनाउन है। एक अध्यापक, अध्यापक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और हूँ जो यहाँ पर वर्ब है। लेकिन जब इसको हम इंग्लिश बनाएंगे तो आई एम ए टीचर, आई जो यहाँ पे है वो सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे वर्ब है, ए टीचर जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो क्रम होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जबकि हिंदी में पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में वर्ब होगा। और इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए, एग्जाम्पल, हम कोई गाना नहीं गाएंगे। हम के लिए वी, गाएंगे मतलब ये, इसके लिए शैल का प्रयोग करेंगे। नहीं के लिए नॉट, गाएंगे के लिए सिंग, कोई गाना एनी सॉन्ग, हम कोई गाना नहीं गाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट है, कोई गाना नहीं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और गाएंगे जो है वो वर्ब है। लेकिन इसको हम इंग्लिश में करते हैं तो वी जो है वो सब्जेक्ट है, शैल नॉट सिंग ये हमारा वर्ब है, एनी सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अनुवाद करने से पहले हिंदी के वाक्यों में निम्नलिखित 4 बातें अवश्य देखें। जब हम अनुवाद करते हैं तो कुछ बातें जो होती हैं हमें जो जानना चाहिए। सबसे पहले वो होता है वर्ब, हमें जानना चाहिए वर्ब क्या है। तो वर्ब की परिभाषा आपको बताई गई है। वर्ब जो होता है हिंदी के वाक्य में प्राय बिल्कुल अंत में आता है। वर्ब जो होता है हिंदी के वाक्य में प्राय सबसे अंत में आता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, कर्ता। यह वो वे शब्द होते हैं जो कार्य के करने वाले का ज्ञान कराते हैं। इन्हें ढूंढने के लिए प्राय हमें क्रिया से कौन या किसने का प्रश्न हमें करना चाहिए। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म। इसे ढूंढने के लिए प्राय क्रिया से किसको का प्रश्न करते हैं तथा ये कोई सजीव होता है, क्यों जीवधारी होता है। उसके बाद होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म। इसे ढूंढने के लिए प्राय क्रिया से क्या का प्रश्न हम करते हैं तथा यह कोई निर्जीव वस्तु होती है, प्राय कोई निर्जीव वस्तु होती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं मोहन को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब यहाँ देखिए, अंग्रेजी के वाक्यों में इन शब्दों का क्रम जो होगा कैसे होगा। अगर ये सिंपल सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा,
फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया, इनडायरेक्ट मतलब सजीव कर्म जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म जिसको हम कहते हैं निर्जीव कर्म। या इसका क्रम ऐसे भी हम रख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम टू लगाते हैं, उसके बाद फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे आई टीच मोहन इंग्लिश। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, टीच यहाँ पे वर्ब है, मोहन यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मतलब सजीव कर्म है। उसके बाद इंग्लिश जो है वो इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव कर्म है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई टीच इंग्लिश टू मोहन। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, टीच यहाँ पे वर्ब है, इंग्लिश यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मोहन यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं तो उसके बाद हमें टू लगाना होता है, उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यदि मान लीजिए अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहें तो बाद, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखना चाहें तो उसके बीच में टू लगाना होगा। जैसे देखिए, मैं मोहन को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच मोहन इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए मोहन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मतलब सजीव कर्म है, और इंग्लिश जो है निर्जीव कर्म है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट टीच इंग्लिश टू मोहन। अगर मान लीजिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसको लिख देते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे देखिए, क्या मैं मोहन को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, वाक्य शुरू में क्या आया है, और वाक्य शुरू में जब क्या आता है तो हम उसके लिए हम वाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जिस टेंस का वह वाक्य होता है उसके पर उसकी जो सहायक क्रिया होती है उसको हम लिख देते हैं। तो देखिए, क्या मैं मोहन को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस टेंस में सहायक क्रिया डू या डज लगता है। तो यहाँ देखिए, मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम डज का प्रयोग नहीं बल्कि डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आएगा डू, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद हम मेन वर्ब, तो पढ़ाता हूँ तो होगा उसका टीच, उसके बाद हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मोहन, क्या पढ़ाता हूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश, डू आई टीच मोहन इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डू आई टीच इंग्लिश टू मोहन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। उसके बाद देखिए, ये बी ग्रेट, ये तो ये था सहायक क्रिया। अगर वाक्य शुरू में सहायक क्रिया आ जाए तो कैसे करना, अगर हम कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है वाक्य शुरू में तो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। जैसे देखिए, मैं मोहन को क्या पढ़ाता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या जो है वो
सेंटेंस के बीच में है, इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे इंग्लिश वाट जो होता है उसको हम लिखेंगे। तो क्या करें, वाट। उसके बाद हम सहायक क्रिया लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो मैं, तो हो जाएगा आई। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मेन वर्ब क्या है, तो पढ़ाता हूँ, ये मेन वर्ब है तो इसके लिए टीच। उसके बाद किसको पढ़ाता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ पे मोहन, व्हाट डू आई टीच मोहन। यहाँ पे देखिए अगला सेंटेंस, मैं मोहन को अंग्रेजी कब पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड कोई आया है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आया कब। कब की इंग्लिश होगी व्हेन। उसके बाद हम सहायक क्रिया लिखेंगे डू। उसके बाद मैं, कर्ता जो हमारा है वो मैं है, तो मैं के लिए आई। उसके बाद हम क्रिया यहाँ ढूंढेंगे, पढ़ाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी टीच, व्हेन डू आई टीच। उसके बाद हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट हमारा यहाँ पर है मोहन, तो व्हेन डू आई टीच मोहन, क्या पढ़ाता हूँ इंग्लिश, व्हेन डू आई टीच मोहन इंग्लिश, मैं मोहन को इंग्लिश कब पढ़ाता हूँ। देखिए ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रस्तावना थी। ये प्रस्तावना आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार 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 देखिए। अगर नहीं कुछ समझ तो मुझसे आप पूछिए। इसके बाद हम प्रेजेंट इंफिनिट टेंस शुरू करेंगे अगले दिन। इस वीडियो को देखकर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। इसको आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स।